बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और अब हम शुरू करते हैं अपने संडे टेस्ट 2 की डिस्कशन। तो उसमें हमारे पास सवाल नंबर 1 आ जाता है कि अगर एक गाड़ी आगे जा रही है और वो ब्रेक लगा रही है, ठीक है, वो गाड़ी आगे जा रही है और वो ब्रेक अप्लाई कर रही है, तो उसका वर्क डन बाय कार कितना होगा। और हम इसके आगे मज़ीद और भी सवाल कर लेते हैं कि वर्क डन बाय ब्रेक्स कितना होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना होगा। अच्छा, इन 4 सवालों को ज़रा सा देख लेते हैं। देखिए, पहले उसमें कहा गया है कि बॉडी आगे जा रही है और गाड़ी ब्रेक लगा रही है, तो वर्क डन बाय कार फाइंड करें। देखिए स्टूडेंट, बेशक गाड़ी ब्रेक लगा रही हो, लेकिन गाड़ी का अपना जो इनर्शिया होगा वो उसे आगे ही लेके जा रहा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, और अगर एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो वर्क हो जाएगा पॉजिटिव FD। ठीक है, अब अगला है कि वर्क डन बाय ब्रेक्स। तो इसमें क्या होगा कि अगर गाड़ी आगे जा रही है, डिस्प्लेसमेंट उसकी आगे है, तो ब्रेक्स उसके ऑपोजिट फोर्स लगा रही होंगी, तो एंगल जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा, और वर्क डन जो है वो हमारे पास नेगेटिव FD हो जाएगा। फिर थर्ड है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो अगेन अगर गाड़ी आगे जा रही है और फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन जो है वो ऑपोजिट लगेगी। अगेन एंगल जो है हमारा वो 180 डिग्री हो जाएगा, और वर्क डन जो होगा वो -FD हो जाएगा। और फाइनली अगर मैं पूछूं तो वो ये है कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, तो गाड़ी अगर आगे जा रही है और फ्रिक्शन अगर पीछे है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हुआ गाड़ी का वर्क डन जो कि आगे की तरफ है। तो अगेंस्ट फ्रिक्शन कार फोर्स लगा रही होती है, और कार की जो है वो डिस्प्लेसमेंट के सेम डायरेक्शन होता है, तो वर्क डन होगा पॉजिटिव FD। तो इन 2 लफ्ज़ों का आपने ख्याल रखना है, अगेंस्ट और बाय का, और ये भी देखना है कि वर्क डन बाय कार लिखा हुआ है या वर्क डन बाय ब्रेक्स लिखा हुआ है। तो इसमें आए वर्क डन बाय ब्रेक्स ऑफ द कार, तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जी कि इफ वी कंपेयर टू टायर्स हैविंग रेडियस R1 एंड R2 एंड दे आर रोल डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, बोथ रीच बॉटम एट द सेम टाइम बट टायर कवर्स मोर रेडियंस, देन व्हाट इज ट्रू। अच्छा जी, अपना स्टूडेंट्स हमारे पास 2 किस्म के सवाल आते हैं। एक सवाल हमारे पास स्टूडेंट इस तरह से आता है कि एक रॉड है मेरे पास, ठीक है, और उस रॉड पे मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं A और B। अगर ये रॉड रोटेट करके इस पॉइंट पे आ जाती है, इस पॉइंट पे, तो क्या क्या कांस्टेंट रहेगा और क्या क्या चेंज होगा। तो जब भी स्टूडेंट हमारे पास सिंगल बॉडी होती है, आप लोगों ने याद रखना है कि सिंगल बॉडी सिनेरियो में एंगुलर क्वांटिटीज सेम रहती हैं, और लीनियर क्वांटिटीज का डायरेक्ट रिलेशन होता है रेडियस के साथ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें बात करूं, तो इसमें क्या होगा कि एंगल सेम रहेगा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगी, ओमेगा सेम होगा दोनों पॉइंट्स का, और अल्फा भी सेम होगा। लेकिन डिस्टेंस की बात करूं तो वो, क्योंकि ए का रेडियस ज़्यादा है, तो बी का, सॉरी, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बी विल बी मोर देन ए। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ बी विल बी मोर देन ए, और फाइनली एक्सेलरेशन ऑफ बी विल बी मोर देन एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। इसी तरह अगर मैं बात करूं 2 बॉडीज़ का, तो एक टायर मैं कहता हूं बड़ा है, ये गाड़ी है लेट से, ठीक है, और एक टायर जो है वो छोटा है। तो ये गाड़ी जब यहाँ से यहाँ तक आएगी, ये बड़ा टायर इधर आएगा, छोटा टायर इधर आएगा, तो इन्होंने लीनियर क्वांटिटी सेम कवर की होंगी, और इनकी एंगुलर क्वांटिटीज का इनवर्स रिलेशन होगा रेडियस के साथ। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ टायर्स की, तो क्या होगा कि दोनों टायर्स का डिस्टेंस सेम होगा,
दोनों टायर्स की वेलोसिटी सेम होगी और दोनों टायर्स की एक्सेलरेशन भी सेम होगी। लेकिन जिसका अगर लेट से ये ए टायर है, ये बी टायर है, तो जिसका रेडियस कम होगा उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी, उसी की एंगुलर वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी और उसी की एंगुलर एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास एंगुलर और लीनियर क्वांटिटीज़ का। अब यहाँ पर दो टायर्स वाला बोला हुआ है, यानी कि ये वाला सिनेरियो है। तो टायर 1 ने कवर किया है मोर रेडियन, यानी कि टायर ए ने मोर रेडियन कवर किए, तो देन व्हाट इज ट्रू? तो रेडियंस का एंगल के साथ इनवर्स, एंगुलर क्वांटिटीज के साथ इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो जिसने मोर रेडियन कवर किए हैं उसका लेस रेडियस होगा। तो मोर रेडियन टायर 1 ने कवर किया है तो उसका लेस रेडियस होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है, R2 विल बी ग्रेटर देन R1, ये वाली बात ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है कि वर्क डन बाय फोर्स ऑफ अ ग्रेविटी ऑन अ हॉरिजॉन्टल मूविंग बॉडी इज इक्वल टू। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई बॉडी है और वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है तो ये उसकी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे एक्ट करती है तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और वर्क डन होता है एफ टी कॉज ऑफ 90। कॉज 90 ज़ीरो होता है तो वर्क डन हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर है ज़ीरो। नेक्स्ट सवाल है जी कि बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट फॉर 2 सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय दिस बॉडी। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स, ये सवाल है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये कहता है कि वर्क डन इक्वल होता है एफ टी के, जो कि इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो सकती है एम जी एच के या हाफ के एक्स स्क्वायर के। ये काइनेटिक एनर्जी के भी इक्वल हो सकती है, जो कि इक्वल होती है हाफ एम वी स्क्वायर के या हाफ पी वी के या पी स्क्वायर बाय 2m के। तो ये सारी जो इक्वेशन है ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहलाती है। अब स्टूडेंट, जब भी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का सवाल है क्या ना, आप वेरिएबल्स सीखेंगे और इनमें से कोई दो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडी ऑफ मास 2 kg, तो एक चीज़ आ गई आपके पास मैस आ गया 2 kg। वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी आ गई इसकी 2 मीटर पर सेकेंड। और फोर्स है 10 न्यूटन, फोर्स आ गई हमारे पास 10 न्यूटन। और टाइम आ गया हमारे पास 2 सेकेंड। तो हमने ये फाइंड करना है कि काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय दिस बॉडी कितनी होगी। ठीक है, तो क्या होगा जी, अगर मैं इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करूं तो वो हो जाएगी हाफ, बल्कि इसको इस तरह कर देते हैं कि सबसे पहले मैं दो फार्मूले यूज़ करता हूं कि एफ डी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि वर्क अप्लाइड विल अपेयर इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब इसको मैं लिख सकता हूं एफ डी इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा जी, यहाँ पे हमारे पास एफ ही आ जाएगा, डी की जगह मैं लिख लेता हूँ वी टी। ये हो जाएगा हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो एफ हमारे पास है यहाँ पर 10, वी है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड और टाइम है हमारे पास 2 सेकेंड। ये हो जाएगा हाफ एम, अगेन हमारे पास है 2 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा वी एफ का स्क्वायर, जो कि है, बल्कि नहीं, ये हमारी अप्रोच गलत है, इससे आंसर नहीं आएगा। इसमें बेसिकली हमने क्या करना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर में डालूंगा तो हाफ इंटू 2 इंटू वी का स्क्वायर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 4 जाओ। ये है हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए, तो वो हम इस तरह से निकालेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर लिख लेते हैं कि वो 4 जाउल है।
और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी हो जाएगी हाफ mv(f²). तो यहाँ के लिए हमें vf फाइंड करना है, ठीक है। तो उसको हम किस तरह फाइंड करेंगे, f इज इक्वल टू ma, या a इक्वल हो जाएगा f/m के, f इक्वल है 10 के, मास 2 के है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी 5। अब एक्सेलरेशन इक्वल होती है vf माइनस vi/t के। तो ये हो जाएगा हमारे पास vf हमने फाइंड करना है, तो vf इज इक्वल टू vi प्लस at हो जाएगा। vi हमारे पास 2 है, एक्सेलरेशन 5 है, और टाइम भी जो है वो 2 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पर डालूंगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारे पास हाफ इंटू 2 इंटू 12 का स्क्वायर, ये कट जाएगा और 144 जूल आ जाएगा। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, 144 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 140 जूल। तो ये 140 जूल सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 1 रेवोल्यूशन पर मिनट इज इक्वल टू। अच्छा, ये सवाल ना स्टूडेंट्स बहुत बार आया हुआ है। देखिए, अगर आपने कभी भी रेवोल्यूशन पर मिनट को कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली उसको मल्टीप्लाई करना है 2π/60 से। और अगर कभी भी आपने रेडियन पर सेकंड को कन्वर्ट करना है रेवोल्यूशन पर मिनट में, तो आपने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 60/2π पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहां पर कन्वर्ट करना है 1 रेवोल्यूशन पर मिनट को इनटू रेडियन पर सेकेंड, तो आप क्या करेंगे कि आप 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2π/60 से, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा π/30 रेडियन पर सेकेंड, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स ईस्ट, देन वर्क इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स। अच्छा, ये बहुत ट्रिक सवाल है स्टूडेंट, जिसमें आप में से ज़्यादातर लोगों ने ईस्ट किया हुआ है, जो कि गलत आंसर है। इसका सिंपल सा आंसर है कि नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी का कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो इस वजह से वर्क का भी कोई डायरेक्शन नहीं होगा, और इसका आंसर होगा कि नन ऑफ दिस, वर्क कहीं पर भी डायरेक्टेड नहीं है। अगले सवाल के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि हम एंगल्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं वर्क से रिलेटेड। अच्छा जी, सबसे पहला एंगल आता है स्टूडेंट्स हमारे पास 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री होगा तो वर्क हो जाएगा FT cos ऑफ 0। cos 0 1 होता है तो वर्क हो जाएगा पॉजिटिव मैक्सिमम, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम वर्क, और ये होता है पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क। अगला आ जाता है हमारे पास 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पे क्या होता है, FT cos ऑफ 180 हो जाता है। cos 180 होता है -1, तो ये हो जाता है -FT, और ये भी हमारा मैक्सिमम वर्क है, लेकिन नेगेटिव मैक्सिमम वर्क है। फिर आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास 90 डिग्री। तो वर्क हो जाता है FT cos ऑफ 90। cos 90 0 होता है तो वर्क 0 हो जाता है, और ये हमारा मिनिमम पॉसिबल वर्क है। फिर हमारे पास आ जाता है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पे हो जाता है वर्क इज इक्वल टू FT cos ऑफ 60। cos 60 हमारे पास हाफ होता है, तो ये हो जाता है हाफ ऑफ FT, जो कि हो जाता है हाफ ऑफ मैक्सिमम वर्क, या इसको मैं कह सकता हूँ 50% ऑफ मैक्सिमम वर्क। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू FT cos ऑफ 45। cos 45 होता है 0.7 FD, तो इसको मैं कह सकता हूँ वर्क इज 70% ऑफ मैक्सिमम वर्क। तो इस सवाल में भी हमसे क्या पूछा हुआ है, 70% पूछा हुआ है, तो उसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। और एंड पे हमारे पास आ जाता है FD cos ऑफ 30 डिग्री। cos 30 होता है 0.86, तो इसको मैं कह दूंगा 86% ऑफ
मैक्सिमम वेल्यू। ठीक है, तो ये कुछ एंगल्स हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। यहाँ पर क्योंकि 70% पूछा हुआ है तो वो होगा 45 डिग्री पे। नेक्स्ट सवाल है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन वी ओनली कंसिडर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये जरा सा देख लेते हैं। बोथ टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैन बी कांस्टेंट एट सेम टाइम। अच्छा जी, अब इसको ना समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा सबसे पहले कि जो आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिपेंड करती है ऑन चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यानी कि अगर डेल्टा वी कांस्टेंट होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, जबकि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पे। यानी कि अगर v कांस्टेंट होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। अब देखें, अगर कभी भी डेल्टा v कांस्टेंट हुआ यानी कि चेंज कांस्टेंट है तो v जो है वो चेंज हो रहा होगा, और अगर v कांस्टेंट हुआ तो डेल्टा v जीरो होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि या तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकती है या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकती है। तो बोथ टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैन नॉट बी कांस्टेंट इज एट सेम टाइम। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ मास फ्रॉम ग्राउंड टू इंफिनिटी। अच्छा जी, तो क्या है जी इसमें कि अब हमें ये लगता है कि सिर्फ इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक या पॉइंट से इन्फिनिटी तक, तो स्टूडेंट ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि चाहे आप किसी एक पॉइंट से इन्फिनिटी पे लेके जाएं या इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके जाएं, आंसर आपके पास सेम ही होगा, तो इसलिए यह होगा इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है कि इफ कार एंड ट्रेन आर मूविंग विद सेम मोमेंटम एंड अप्लाई सेम फोर्स ऑफ ब्रेक, विच वन विल कवर मोर डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, अच्छा अब ना स्टूडेंट, जब भी ऐसा सवाल आएगा आप सबसे पहले वेरिएबल निकालेंगे। तो कार एंड ट्रेन का क्यों जिक्र किया गया है? क्योंकि पहला वेरिएबल मास है, मूविंग विद सेम मोमेंटम तो दूसरा वेरिएबल मोमेंटम है, अप्लाई सेम फोर्स ऑफ ब्रेक्स तो तीसरा फोर्स है, और आखिरी है डिस्टेंस। तो हमें दो ऐसी इक्वेशंस चाहिए जो इन चारों चीज़ों को कवर करें, तो वो हो जाएगा एफ डी इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाय 2m। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें कांस्टेंट क्या क्या है। तो इसमें एक चीज़ हमारा मोमेंटम कांस्टेंट है, तो मोमेंटम को हम ख़त्म कर देंगे, और दूसरी चीज़ हमारी फोर्स कांस्टेंट है, तो फोर्स को हम ख़त्म कर देंगे। पीछे हमारे पास बचेगा कि d इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, यानी कि जिसका मास कम होगा उसका डिस्टेंस कवर्ड मोर होगा। ठीक है, तो मास किसका कम होता है? कार का मास कम होता है, जिस वजह से उसका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो विच विल कवर मोर डिस्टेंस? कार विल कवर मोर डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अ मस्ट फॉर अ बॉडी टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा जी, अब ना ये स्टूडेंट्स बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और इसमें से आप लोगों ने ज़्यादातर ये किया होगा, लेकिन ये गलत है। ठीक है, टॉर्क सिर्फ तब चाहिए होती है जब आपने ओमेगा को इंक्रीज या डिक्रीज करना हो। अगर बॉडी एक सर्कल में घूम रही है और उसकी स्पीड हर पॉइंट पे 5 मीटर पर सेकेंड है, तो उस पे लगने वाली टॉर्क ज़ीरो है। लेकिन सर्कल में घूमने के लिए एक चीज़ हमेशा चाहिए होती है, और वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फोर्स लाजमी चाहिए होती है सर्कल में घुमाने के लिए, टॉर्क हो सकता है कि चाहिए हो या ना चाहिए हो। तो ये है इट मस्ट है फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। कौन सी फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा जी, अगला सिंपली हमसे पूछा हुआ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल एनर्जी की इक्वेशन।
तो उसमें ख्याल रखिएगा कि U होता है G/m/r, ठीक है। और इसमें ये नेगेटिव साइन जो होता है इसकी दो सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले तो ये अट्रैक्शन ऑफ अर्थ शो करता है, और दूसरा ये एक और चीज भी शो करता है कि U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव R। यानी कि अगर आप R इंक्रीज करेंगे तो इक्वेशन में लग रहा है कि U डिक्रीज करेगा, लेकिन ये नेगेटिव उसको इन्वर्स कर देता है और U भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जो चीज़ नेगेटिव में बढ़ रही होती है असल में वो कम हो रही होती है। तो इसके साथ ये माइनस लाजमी लगता है। अगला है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज मिसमैच्ड। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला है न्यूटन और डाइन। तो स्टूडेंट, न्यूटन भी फोर्स का यूनिट है और डाइन भी फोर्स का ही यूनिट है, और एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। फिर बात कर लेते हैं जाउल और अर्ग की। तो जाउल एनर्जी का यूनिट है और अर्ग भी जो है वो एनर्जी का यूनिट है, और एक जाउल में 10⁷ अर्ग होते हैं। फिर हॉर्स पावर और वॉट की बात करें तो एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, और ये दोनों ही पावर के यूनिट है। लेकिन अगर वॉट आवर और हॉर्स पावर की बात करें, ठीक है, तो वॉट आवर जो है वो है यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, जबकि हॉर्स पावर है यूनिट ऑफ पावर। वॉट आवर में एक वॉट आवर में अगर हम देखें तो देखें वॉट किसका यूनिट है, पावर का, और आवर किसका यूनिट है, टाइम का। तो ये बनता है एनर्जी। तो ये जो है ये हमारा मिस्ड मैच पेयर है, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग ये बाकी यूनिट्स भी देख लीजिएगा क्योंकि इससे भी आपको फायदा होगा। नेक्स्ट सवाल है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ सेकंड हैंड इन 15 सेकेंड्स। अच्छा, जब भी स्टूडेंट इस तरह का सवाल आएगा तो आपने स्टार्ट यहाँ से करना है कि एक चक्कर कितनी देर में होता है। तो सेकंड हैंड की 1 रेवोल्यूशन इक्वल होती है 60 सेकेंड्स के, या मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, या सिंपली 1 सेकेंड इज इक्वल टू 2 पाई/60 रेडियन। और यहाँ पर हमसे कितना पूछा है, 15 सेकेंड्स। तो दोनों साइड्स पे 15 को मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये हो जाएगा 2 पाई/60 इंटू 15। ये 15 कट जाएगा और 4 आ जाएगा, ये कट के 2 आ जाएगा, और हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई/2 रेडियन, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जी, इफ अ पुली सिस्टम डज 400 जूल लोड वर्क विथ 1000 जूल लॉस ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड द एफिशिएंसी। अच्छा, अब एफिशिएंसी स्टूडेंट्स इक्वल होती है आउटपुट बाय इनपुट के, ठीक है, और इनपुट इक्वल होता है हमारे पास आउटपुट प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो यहां पर हमें डस लिखा हुआ है यानी कि आउटपुट दिया हुआ है, और यहां पर हमें दिया हुआ है हमारा फ्रिक्शन। तो जो हमारे पास इनपुट आ जाएगा, इनपुट हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 4000 प्लस 1000 विच इज इक्वल टू 5000। और अब ये आउटपुट और इनपुट मैं इस इक्वेशन में डालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा आउटपुट कितना है हमारे पास 4000 है, इनपुट कितना है हमारा 5000 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये कट जाएगा 4 आउट ऑफ 5, 4 डिवाइडेड बाय 5। तो 4 डिवाइडेड बाय 5 स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 0.8, या 80% इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। नेक्स्ट है जी कि वर्क ऑफ 100 जूल एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन 5 सेकेंड। पावर ऑफ द फोर्स यूज टू मूव दिस बॉडी इज इक्वल टू। अच्छा, अब ये सवाल स्टूडेंट इसी तरह का लास्ट ईयर भी आया था, तो ये ना थोड़ा एक मुश्किल सवाल है, तो इसकी कैलकुलेशंस को ज़रा आप लोग देख लीजिएगा। अब वर्क ऑफ 100 जूल, वर्क हमारे पास है जी 100 जूल, और वो लगा है 2 kg बॉडी पे, एंड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन 5 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स इसमें ना देखने वाली बात ये है कि इसमें ना सब कुछ जो है वो है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। पावर जो है वो होती है सिंपली वर्क बाय टाइम। यहाँ पर वर्क कितना है जी 100 जूल है,
और टाइम कितना है जी 5 सेकेंड है। तो 5 कितने ज़ार 100 होता है, 5 20 ज़ार 100 होता है, तो 20 वॉट इसका सिंपल आंसर आ जाएगा। तो ये बाकी चीज़ें आपको जितनी भी दी हुई हैं वो सारी की सारी कंफ्यूज करने के लिए दी हुई हैं कि आप लोग इस पर सोचें और फिर कुछ गलत आंसर निकालें। ठीक है, तो इस तरह के भी सवाल आते हैं कि बाकी सारा डेटा एक्स्ट्रा होता है और सिर्फ एक दो चीज़ें काम की होती हैं। नेक्स्ट सवाल है कि इफ 1 रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड बाय द बॉडी व्हेन। तो स्टूडेंट्स रेडियन सबसे पहले क्या है, रेडियन होता है हमारे पास SI यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल होती है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस के, या जिसको मैं S/R भी लिखता हूं। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये 1 रेडियन है तो ये सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब आर्क और रेडियस की लेंथ इक्वल हो जाएगी। तो जब ये इक्वल होगी तो क्या होगा, S/R इक्वल हुए होंगे, ये दोनों कट जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 1 रेडियन आ जाएगा। तो जब आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल हो जाते हैं तब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 1 रेडियन हो जाती है। तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 1 रेडियन। व्हाट इज द टिपिकल एफिशिएंसी रेंज ऑफ अ डीजल इंजन। तो ये स्टूडेंट्स आपकी बुक में साइड इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पेट्रोल इंजन का पूछ लिया जाए तो वो 25 से 30% है, ये हमारा पेट्रोल इंजन है। और अगर डीजल इंजन का पूछ लिया जाए तो वो 35 से 40% है, तो ये हमारा डीजल इंजन की एफिशिएंसी है। नेक्स्ट सवाल है कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कल इज जीरो। तो अगर फॉर एग्जांपल बॉडी जो है वो सिर्फ हाफ सर्कल कवर करती है तो फिर तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो ना हुई। सेकंड है जी एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो ये वाली बात ठीक है, क्योंकि लेट से अगर एक बॉडी है वो सर्कल में मूव कर रही है और मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ तो इस पॉइंट पे उसकी डिस्प्लेसमेंट ये है, जबकि उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर में। इसी तरह इस पॉइंट पे उसकी डिस्प्लेसमेंट ये है, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर में है, इधर डिस्प्लेसमेंट ये है, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर में। तो हर मोमेंट पे एंगल जो है वो 90 डिग्री है। वर्क डन इक्वल होता है FT cos ऑफ 90 के। cos 90 जीरो होता है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये है जी रीजन बिहाइंड कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों जीरो होता है। नेक्स्ट है जी कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर, व्हाट्स विल बी इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इफ इट मूव 12 मीटर ऑन दिस सर्कुलर पाथ। तो स्टूडेंट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है या सिंपली S/R होता है। यहाँ पर S जो है आर्क के डिस्टेंस वो है 12 मीटर और जो रेडियस है वो है हमारे पास 4 मीटर। तो 4 कितने ज़ार 12 होता है, 3 ज़ार, तो 3 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 B बनता है हमारे पास। विच ऑफ द ऑप्शन शोज द मैक्सिमम वर्क डन। अच्छा ये स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे, अब ये देख लेते हैं। ये तो सिंपली हमारे पास 1000 जूल वर्क डन है। 1 किलोवाट पर आवर, किलोवाट पर आवर जो है ये यूनिट ऑफ वर्क ही नहीं है। वर्क का यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर और 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 3.6 मेगा जूल के, या मैं कह सकता हूं 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल के, यानी कि ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है। और आखिरी है जी 550 जूल। तो इसमें से सबसे ज़्यादा वर्क डन कौन सा है, 3.6 मेगा जूल, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जी कि अ बॉडी रोटेटिंग इन अ सर्कल विद वेरिएबल स्पीड विल हैव डैश एक्सेलरेशन। अच्छा अब ये ना स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको ना करने के लिए अब हमें सारा जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड करना पड़ेगा। तो ये है जी यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रही है बॉडी 5 पे 5 पे और 5 पे, और इधर मैं कह देता हूं कि एक बॉडी वेरिएबल स्पीड से घूम रही है। ये बॉडी घूम रही है 5 से 10 से और 15 से। अब अगर इस पहली वाली बॉडी की बात करूं तो इसके पास दो एक्सेलरेशन वेलोसिटीज हैं, लीनियर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी के पास स्टूडेंट्स दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन।
तो इसकी लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है, और मैग्नीट्यूड की वजह से क्या बनता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो वो नहीं बनेगी। लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज की वजह से बनती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो होगी। और ओमेगा के चेंज की वजह से क्या बनती है, एंगुलर एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे ओमेगा भी सेम रह रहा है, तो इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं बनेगी। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेलोसिटी से घूम रही होती है, तो उसके पास सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन बनती है, और वो होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि टुवर्ड्स सेंटर होती है। इसके मुकाबले में अगर वेरिएबल सर्कुलर मोशन की बात कर लें, तो इसमें भी यही दो चीज़ें आ जाती हैं कि वेलोसिटी आ जाती है और ओमेगा आ जाता है। वेलोसिटी के पास दो चीज़ें आ जाती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और उस चेंज की वजह से हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनेगी। यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी, तो उसकी वजह से सेंट्रीपिटल बनेगी। और यहाँ पर ओमेगा भी चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से अल्फा भी बनेगी। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात की जाए तो वो अलोंग टेंजेंट होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो वो अलोंग एक्सिस होती है, और सेंट्रीपिटल की बात की जाए तो वो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल होती है। तो इसके पास तीनों एक्सेलरेशंस बनेंगी, जो कि आपस में परपेंडिकुलर भी होंगी। तो इसका आंसर है कि वेरिएबल स्पीड से घूम रहा है, तो उसके पास तीन एक्सेलरेशंस होंगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जी, टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 where m1 is 2 and m2 are dropped from the same height, on reaching the ground the ratio of their kinetic energy is equal to। अच्छा जी, देखिए स्टूडेंट्स, बात ये है कि अगर आप दो डिफरेंट बॉडीज़ को गिराएं, ठीक है, दो डिफरेंट बॉडीज़ को आप फॉल कराएं, तो उनकी एक्सेलरेशन सेम होगी, जिस वजह से उनकी फाइनल वेलोसिटी भी सेम होगी अगर उनको हमने ड्रॉप किया होगा। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी सेम है अगर, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर है, तो v जो है वो दोनों का सेम है। तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी और मास का सिर्फ रिलेशन बच गया, तो काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू m1 ओवर m2, और m1 जो है वो है 2m2 डिवाइडेड बाय m2, ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर बच जाएगा 2:1, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है जी कि व्हेन अ फैन इज स्विच्ड ऑन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ग्राउंड, व्हेन इट इज स्विच्ड ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स। अच्छा जी, अब एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है राइट हैंड रूल से, हमेशा हम राइट हैंड रूल लगा के फाइंड करते हैं, जबकि जो अल्फा का डायरेक्शन है वो हम फाइंड करते हैं अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा हो तो राइट हैंड रूल से, और अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा हो तो लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि फैन की एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड है जब मैं उसे ऑन करता हूं, तो ऑन करेंगे तो ओमेगा इंक्रीज होगा और उसका अल्फा भी नीचे हो जाएगा। जब मैं फैन को ऑफ करूंगा तो फैन उल्टा घूमना नहीं शुरू होगा, उसका ओमेगा फिर भी नीचे रहेगा, लेकिन उसका अल्फा अपवर्ड हो जाएगा, क्योंकि अल्फा अपना डायरेक्शन चेंज करता है, ओमेगा अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता। नेक्स्ट सवाल है कि फेज डिफरेंस बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन व्हेन स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि अभी मैंने बताया था कि जब हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी एंड अल्फा जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ओमेगा डिक्रीज कर रहा है और ओमेगा नीचे की तरफ है, तो अल्फा जो है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, यानी एंगल जो है वो इनके बीच 180 डिग्री हो जाएगा, या इसको मैं पाई भी बोल सकता हूं, तो ये हो जाएगा पाई बी। नेक्स्ट सवाल है कि इफ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट देन 20% इंक्रीज इन मोमेंटम विल कॉज।
अब ना स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे बड़ा जो इशू होता है ना वो ये होता है कि हमें इक्वेशन की नहीं समझ आती। तीन इक्वेशन है, हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ पी इंटू वी और पी स्क्वेयर बाय 2m। ये तीन इक्वेशंस हैं इसकी। तो अब सबसे पहली बात ये है कि काइनेटिक एनर्जी को मैंने कांस्टेंट कर दिया है। तो अब किस किस का रिलेशन पूछा हुआ है, तो वो हमसे पूछा हुआ है मोमेंटम और ऑप्शन में है वेलोसिटी। तो हमने ये वाली इक्वेशन लेके चलना है क्योंकि मैथ्स तो कहीं पे हमें पूछा हुआ ही नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पी वी। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो P और V का इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। यानी कि अगर मैं मोमेंटम को 20% इंक्रीज करता हूं तो वेलोसिटी मेरे पास 20% डिक्रीज करेगी। तो 20% डिक्रीज इन वेलोसिटी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास कि इफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ कार बिकम्स डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। तो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है हाफ एम वी स्क्वेयर के। तो अगर हमारे पास मास भी 2 टाइम्स हो जाए और हमारे पास वेलोसिटी भी 2 टाइम्स हो जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 4 इंटू हाफ एम वी स्क्वेयर। 4 इंटू 2 8 होता है, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये जो है ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 8 टाइम्स। नेक्स्ट सवाल है जी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी व्हेन अ बॉडी मूव अक्रॉस डायमेट्रिक पोल्स ऑफ अ सर्कल इज। ठीक है, तो डायमेट्रिक पोल्स का क्या मतलब होता है? डायमेट्रिक पोल्स का मतलब होता है कि बॉडी ने हाफ सर्कल कवर किया। ये देखें, ये डायमेट्रिक पोल्स हैं। ठीक है, तो हाफ सर्कल में जो है, अगर हम फुल सर्कल की बात करें तो फुल सर्कल में जो है वो बॉडी करती है 2 पाई रेडियन। तो अगर मैं हाफ सर्कल की या डायमेट्रिक पोल्स की बात करूं तो वो हो जाएगा 2 पाई इंटू हाफ। तो ये बच जाएगा मेरे पास पाई रेडियन, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है जी कि कार एंड ट्रक आर मूविंग विद सेम मोमेंटम देन विच वन विल बी हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी। अगेन स्टूडेंट्स, इसमें हम जो है वो वेरिएबल्स लगाएंगे। सबसे पहला है कार एंड ट्रक, तो ये हमारे पास मास है, सेम मोमेंटम है तो P है, और काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई है तो KE है। ठीक है, अब इन तीनों की क्या इक्वेशन बनती है? KE इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाय 2m। यहाँ पर क्या चीज़ सेम है? मोमेंटम, तो वो ख़त्म हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। यानी कि जिसका मास कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो मास किसका कम है? कार का। तो ए ऑप्शन कार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो रेडियन है, डिग्री है, रेवोल्यूशन है, लेकिन मीटर जो है वो हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है। तो ये हो जाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर सी, मीटर। नेक्स्ट सवाल है जी कि टू फोर्सेज ऑफ 15 एंड 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इट मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। हाउ मच वर्क इज डन बाय 5 न्यूटन फोर्स। अच्छा, अब ये देखें स्टूडेंट, सबसे पहले ना इसको आपने ये समझना है कि अगर ये एक बॉडी पे 15 न्यूटन लग रही है और ये हमारे पास 5 न्यूटन लग रही है और ये 2 मीटर मूव करती है, तो आपके हिसाब से ये किस तरफ मूव करेगी? बड़ी फोर्स की तरफ या छोटी की तरफ? तो इसका बहुत आसान आंसर है कि ये हमेशा बड़ी फोर्स की तरफ मूव करेगी। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा हुआ है वर्क डन बाय 5 न्यूटन फोर्स, तो वो होगा एफ टी कॉस थीटा। अब एफ हमारे पास 5 है छोटी, डी जो है वो हमारे पास 2 है, और एंगल अगर मैं छोटी फोर्स और डिस्टेंस के बीच देखूं तो वो 180 डिग्री है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -10 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगर यही हमसे पूछा होता वर्क डन बाय 15 न्यूटन फोर्स, तो वो हो जाता एफ टी कॉस थीटा। यहां पर अब F15 हो जाता, डिस्टेंस 2 हो जाता और कॉस हमारे पास 0 हो जाता। ठीक है, तो ये हो जाता 30 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 30 जूल।
तो ये आप लोगों ने ज़रा सा ख्याल करना है कि 5 का बोला हुआ है हमें या 15 का बोला हुआ है, तो ये थोड़ा सा आंसर चेंज आते हैं क्योंकि एंगल में डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट सवाल है जी हमारे पास कि द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, अब ये ज़रा देख लें, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन, तो ये बेसिकली अगर मैं कहूँ एक बॉडी रोटेट कर रही है और यहाँ से यहाँ तक उसका डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो वो क्या है, बेसिकली रेडियस है आपका। अब v इक्वल होता है आर ओमेगा के, तो ओमेगा इक्वल हो जाएगा v बाय आर के। v यहाँ पर हमें 2 दिया हुआ है, रेडियस हमें 0.2 दिया हुआ है, तो 0.2 बाई 2 क्या हो जाएगा, सिंपली 10 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिकॉइलिंग गन इज। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। जब स्टूडेंट से एक गन से बुलेट फायर होता है तो हम कहते हैं कि मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन, ऐसे ही कहते हैं। अब यहाँ पर हमसे मोमेंटम नहीं पूछा हुआ, काइनेटिक एनर्जी पूछा हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m के। और जब हमारे पास मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी और m का डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। अब गन की जो मोमेंटम है वो ज़्यादा है, तो क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, सॉरी, गन का जो मैस है वो ज़्यादा है मैस ऑफ बुलेट से, तो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन जो है वो लेस होगी एज कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट से। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग गन इज लेस देन दैट ऑफ फायर्ड बुलेट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है जी कि काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है जी पी स्क्वायर बाय 2m के। काइनेटिक एनर्जी को बोला हुआ है कि ये 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी है, तो इससे सॉल्व नहीं होगा। किस तरह होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पी वी। काइनेटिक एनर्जी को कहा हुआ है कि ये 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी है, तो ये 2v हो जाएगा, ये pv आ जाएगा, ठीक है, ये v इस v से कट जाएगा और मोमेंटम इक्वल हो जाएगा 4